Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Rishabh, Bittu, Gaurav, Nikhil, Sachin, Ashwin, Deepa, Ajay, Rahul, Avinash, Ashwini, Vijendra, Pawan, Shyam, Sujit, Alok, Divya, Priya, Pooja, Priyanka, Bittu, Sachin, Brjendra, Shubhas, Subhash, Lokesh, Ashwani, Bittu. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार। तो कल फाइनली हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया था? कल फाइनली हम लोगों ने, हाँ, सिलॉक्स चैप्टर खत्म कर लिया है ना। हर चीज हमने सिलॉक्स चैप्टर की पढ़ ली, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा जो सिलॉक्स में बच गया हो। और मैंने आपको बोला था कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का है ना प्रैक्टिस दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर। और आज हम रीजनिंग में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठने की व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट है ना, सिटिंग अरेंजमेंट्स यानी कि बैठने की व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। आज हम लोगों को है ना बैठाना सीखेंगे। कहाँ बैठाना सीखेंगे सर? आज हम लोगों को वृत्त के चारों ओर बैठाना सीखेंगे या फिर आज हम पंक्ति में बैठाना सीखेंगे? ठीक है, हाँ जी, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखो अगर हम बात करें है ना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट बैंकिंग एग्जाम, ठीक है, हाँ जी, अगर हम बात करें सर आप आउट हो गए थे फिर भी पिच से बाहर नहीं जा रहे थे। बेटा पिच से बाहर इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि राकेश सर अंदर नहीं आ पा रहे थे, राकेश सर पैडिंग कर रहे थे। और जब तक राकेश सर पैड बांध के अंदर नहीं आ जाते, ये रूल होता है कि आउट होने के बाद दूसरा खिलाड़ी के बाहर जाने से पहले, मतलब जो आउट हुआ है खिलाड़ी, वो अगर ग्राउंड से बाहर जाने से पहले दूसरा खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उस समय राकेश सर प्रिपेयर नहीं थे, इस वजह से हमें वहां पे रुकना पड़ा था ताकि राकेश सर अंदर आ जाए, उसके बाद ही हम बाहर निकले। समझे बाबू? हाँ जी। तो सीटिंग अरेंजमेंट में देखो, अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक की, अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो बैंकिंग एग्जाम में तो पूरे 5 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब पूरे 15 क्वेश्चन बनते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से। सर 15 क्वेश्चन बनते हैं? हाँ जी, आउट ऑफ 35 है ना, 35 में से 15 क्वेश्चन बेटा बैंकिंग एग्जाम में आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से। अब ये 15 क्वेश्चन का मतलब पता है क्या? 15 क्वेश्चन का मतलब है कि 3 अरेंजमेंट आती हैं, 3 अरेंजमेंट आती हैं, और हर अरेंजमेंट से है ना, हर अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि बैंक में जो प्रैक्टिस बुक आएगी बेटा, आएगी है ना, आ जाएगी, हम खुद बता देंगे। तो हर अरेंजमेंट से कम, हर अरेंजमेंट से है ना, हमसे हर अरेंजमेंट से कम बेटा 5 क्वेश्चन बनते हैं बैंकिंग एग्जाम में। बैंकिंग एग्जाम में हर अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए 3 अरेंजमेंट आती हैं। हर अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन हो गए तो 5 या 15 क्वेश्चन हो गए। तो बैंक में जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल ही अलग लेवल का क्वेश्चन होता है, वो बहुत बड़ा लेवल का क्वेश्चन होता है ना, बहुत बड़ा लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, वो काफी बड़ा क्वेश्चन होता है। कम से कम उसमें 8-10 लाइनें होती हैं, कम से कम 8-10 लाइनें होती हैं। उस इतने बड़े क्वेश्चन को हमें पढ़ना होता है, तब जाके हम क्वेश्चन को बना पाते हैं। लेकिन अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करें, एक्सेप्ट बैंकिंग एग्जाम, अगर हम अदर एग्जाम्स की बात करें तो बाकी एग्जाम्स में तो सिटिंग अरेंजमेंट का मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो छोटे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम 4-5 लाइन के। तो बाकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा अगर हम बैंकिंग एग्जाम को देखें तो बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट टफ है, थोड़ा सा। बाकी एग्जाम्स के लिए तो बहुत इजी है, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा टफ है। ठीक है,
बैंकिंग का मतलब सिर्फ बैंक पीओ की मैं बात कर रहा हूँ, और आईटी ऑफिसर जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम होता है उस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो बैंक पीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों? क्योंकि जब हम एक अरेंजमेंट बना लेते हैं बैंक में, तो उस अरेंजमेंट को बनाने के बाद पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हमारे। लेकिन बाकी एग्जाम्स में जब हम एक अरेंजमेंट बनाते हैं तो उस अरेंजमेंट से एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसलिए वो छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से, और बैंक पीओ मेंस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, है ना। जैसे सिलॉक्स हमने एकदम स्टार्ट किया था जीरो लेवल से और कहाँ जाके हमने खत्म किया, ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट का हाल है। एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और टॉप लेवल पे जाके हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अगर देखो सीटिंग अरेंजमेंट में मैं टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट की बात करूं, तो बेटा 2 टाइप की हमारी अरेंजमेंट होती है, 2 टाइप की अरेंजमेंट होती है जो इस चैप्टर में पूछी जाती है। एक तो हमारी अरेंजमेंट होती है क्लोज, एक तो होती है क्लोज अरेंजमेंट, और दूसरी अरेंजमेंट होती है ओपन। क्लोज अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होती है जो चारों तरफ से बंद हो। क्लोज अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होती है जो चारों तरफ से बंद हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पेंटागन हो। यानी कि क्लोज्ड अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होती है जो चारों तरफ से बंद होती है, जैसे आयत, वर्ग, वृत्त और पेंटागन या हेक्सागन। और एक होती है ओपन अरेंजमेंट। ओपन अरेंजमेंट वो होती है जब पर्सन्स को हम बैठाते हैं रो में, रो या फिर पर्सन्स को हम बैठाते हैं कॉलम में, या फिर पर्सन्स को हम बैठाते हैं कॉलम में, यानी कि पंक्ति वाली अरेंजमेंट होती है। अब जब रो वाली अरेंजमेंट होती है तो सिंगल लो वाला क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल लो, या फिर एग्जाम में आ सकता है डबल लो वाला क्वेश्चन, जिसमें कुछ लोगों का फेस साउथ की तरफ होगा और कुछ लोगों का फेस नॉर्थ की तरफ होगा। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ओपन फॉर्म में, एक तो सिंगल लो वाला क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन बनता है डबल लो वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है डबल लो वाला, और क्लोज्ड फॉर्म में ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, इन दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड अलग है, ओपन फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड अलग है। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल अलग है, लेकिन इन दोनों ही क्वेश्चंस में जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं उन बेसिक टर्म्स के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। उन बेसिक टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो चला पहले हम उन्हीं मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो अच्छा, मैंने जैसे कि बताया कि रो वाले क्वेश्चंस में 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, सिंगल लो, डबल लो। ऐसे ही क्लोज्ड फॉर्म में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्लोज्ड फॉर्म में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है क्लोज्ड फॉर्म में, व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग सेंटर। जितने भी लोग वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, सबका फेस कहाँ है? सबका फेस केंद्र की ओर है, सबका फेस केंद्र की ओर है। सेकंड अरेंजमेंट बनती है इसमें, व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। जितने भी लोग रहते हैं वृत्त के चारों ओर, सबका मुख कहाँ है? सबका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। थर्ड होती है अरेंजमेंट बेटा मिक्स्ड अरेंजमेंट। थर्ड अरेंजमेंट होती है मिक्स्ड अरेंजमेंट, जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ होता है और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर होता है, ये मिक्स्ड अरेंजमेंट। तो ये 3 टाइप की अरेंजमेंट बनती है। तो भाई ओपन फॉर्म में 2 टाइप की अरेंजमेंट बनती है, सिंगल लो, डबल लो। ठीक है, ओपन फॉर्म में 2 टाइप की अरेंजमेंट बनती है, सिंगल लो और डबल लो। वैसे ही क्लोज फॉर्म में भी बेटा 3 टाइप की अरेंजमेंट बनती है। पहली, व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग सेंटर। दूसरी, व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। थर्ड अरेंजमेंट बनती है बेटा मिक्स्ड अरेंजमेंट, जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ होता है और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर। ठीक है दोस्त, लेकिन इन तीनों ही क्वेश्चन को करने का मेथड एकदम सेम है और इन दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड एकदम सेम है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में हमें 2 मेथड सीखने हैं। पहला मेथड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, दूसरा मेथड हमें सीखना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे हम, ये घबराने की जरूरत नहीं है किसी को। तो चाहे ये वाला मेथड हो चाहे ये वाला मेथड हो, दोनों ही मेथड को सॉल्व करने के लिए ना कुछ बेसिक टर्म्स हैं। उन बेसिक टर्म्स के मीनिंग आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं क्या आप उन बेसिक टर्म्स के मीनिंग को जानते हैं कि नहीं, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को शुरू कर पाएंगे। सपोज कि एक व्रत है, उसके चारों ओर कुछ लोग बैठे हैं, एक व्रत के चारों ओर कुछ लोग बैठे हैं। किसी का फेस सेंटर की तरफ है और किसी का फेस सेंटर से बाहर की तरफ है।
ठीक है, लाइक दिस। इस तरीके से लोग बैठे हैं। इनके नाम है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। 8 लोग हैं जो कि एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, जिसमें कुछ लोगों का फेस केंद्र की ओर है और कुछ लोगों का फेस केंद्र से बाहर है। ठीक है, कुछ लोगों का फेस केंद्र की ओर है और कुछ लोगों का फेस केंद्र से बाहर है, और टोटल 8 व्यक्ति हैं जो कि एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं, उनके मीनिंग आपको बताने होंगे। ठीक है, जैसे एक टर्म्स इसमें यूज होती है इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर यानी कि निकट। निकट, उसके निकट कौन बैठा है, उसका पड़ोसी कौन है। ठीक है, एक ये टर्म्स यूज होती है इमीडिएट नेबर। तो आपको पता है ना इमीडिएट नेबर होता क्या है। हाँ, इमीडिएट नेबर क्या होता है आपको पता है कि नहीं पता। इमीडिएट नेबर, ये बताओ, हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, बी एंड एच। हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए एंड सी। हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, सी एंड ई। समझ रहे हो ना, इमीडिएट नेबर जो आसपास बैठते हैं। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है नेक्स्ट टू। एक वर्ड यूज होता है बेटा, एक वर्ड यूज होता है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मतलब अगला स्थान। नेक्स्ट टू मतलब अगला स्थान। अगला स्थान, जैसे हमसे पूछा जाए हु इज नेक्स्ट टू ए। हमसे पूछा जाए हु इज नेक्स्ट टू ए के अगले स्थान पर कौन है। तो भाई साहब ए के अगले स्थान पर कौन है। तो बहुत सारे बच्चे ना अगला स्थान राइट हैंड साइड पे लेते हैं, ए के अगले स्थान पर एच है। और बहुत सारे बच्चे अगला स्थान लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए के अगले स्थान पर बी है। लेकिन अगेन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट का मतलब भी इमीडिएट नेबर होता है। हु इज नेक्स्ट टू ए मींस हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। नेक्स्ट और इमीडिएट नेबर दोनों का मीनिंग सेम है, तो यहां पर नेक्स्ट बेटा एच एंड बी दोनों ही होंगे। नेक्स्ट भी बेटा इमीडिएट नेबर ही होता है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम है। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, बी एंड एच। हु इज नेक्स्ट टू ए, तो भी हमारा आंसर होगा बी एंड एच। तो भी हमारा आंसर क्या होगा, बी एंड एच, है ना। तो भी हमारा आंसर होगा बी एंड एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। हु इज सिटिंग बिटवीन, हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के ठीक बीच में कौन बैठा है। हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन बीच में कौन बैठा है ए और सी के। तो हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, तो भैया ए और सी के बीच में कौन बैठा है। ए और सी के बीच में कौन बैठा है, ए और सी के ठीक बीच में कौन बैठा है, बी। ठीक है, अब यहां पर ऐसा मत लेना कि ए और सी के ठीक बीच में एफ है। हम यहाँ पे एफ को काउंट नहीं करेंगे, यहां पर हम एफ को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी। हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, तो हमारा आंसर बी होगा। यहाँ पर ए और सी के बीच में कौन है, एफ। एफ को काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी को ही काउंट किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बी को ही काउंट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड का मतलब बताओ। हु इज अपोजिट टू ए। ए के विपरीत कौन है, हु इज अपोजिट टू ए। ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत कौन है। एक वर्ड यूज होता है अपोजिट। हु इज अपोजिट टू ए, अपोजिट टू ए। ए के विपरीत कौन है, ए के विपरीत ई है। हु इज अपोजिट टू ए के विपरीत कौन है। हु इज अपोजिट टू, हु इज अपोजिट टू बी। बी के विपरीत कौन है, बी के विपरीत कौन बैठा है। तो बेटा बी के विपरीत कौन बैठा है, बी के विपरीत एफ बैठा है। ठीक है, तो विपरीत का मतलब होता है जो सामने बैठा है। विपरीत का मतलब होता है कि जो सामने बैठा है। विपरीत का मतलब होता है जो सामने बैठा है। अब मैं आपसे पूछूं हु इज फेसिंग ए के सम्मुख कौन है। हु इज फेसिंग ए, हु इज फेसिंग बी, बी के सम्मुख कौन है। बेटा ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, विपरीत और सम्मुख। ठीक है, ये तो है विपरीत। विपरीत का मतलब जो कि सामने बैठा होता है, और ये है सम्मुख। ठीक है,
और ये है सम्मुख। ए के सम्मुख कौन है? तो मेरे भाई ए के सम्मुख कौन है? ए के सम्मुख कौन है? ए के सम्मुख ई है, क्योंकि ए और ई दोनों का मुख एक दूसरे की तरफ है। ए के सम्मुख कौन है? ए के सम्मुख ई है। अच्छा, हु इज फेसिंग बी? बी के सम्मुख कौन है? बी के सम्मुख कौन है? बेटा बी के सम्मुख हम एफ को नहीं ले सकते। यहाँ पे हमें यही सीखना है कि बेटा विपरीत तो बी के विपरीत तो एफ आ गया, क्योंकि बी के सामने एफ है, लेकिन हम बी के सम्मुख नहीं ले सकते। बी के सम्मुख एफ को नहीं ले सकते। सम्मुख वो होते हैं, फेसिंग वो होते हैं जो एक दूसरे को फेस करते हैं, जो एक दूसरे की, बेटा आ जाएगी बुक, प्रैक्टिस बुक बहुत जल्दी स्टॉक में, घबराओ मत। सम्मुख वो होते हैं जो एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं, जो एक दूसरे को देखते हैं, समझ रहे हो? विपरीत वो होते हैं जो सामने बैठते हैं, चाहे फेस कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फाइनली दो दो पॉइंट और बच गए, लेफ्ट और राइट। बस ये फाइनली 2 पॉइंट और बच गए। इसका मीनिंग और पता होना जरूरी है। सेकंड टू द, अब एक काम करो, लेफ्ट और राइट तो आप हर पर्सन का बनाओ। बी का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ है? बी का इमीडिएट राइट कहाँ है? आप बनाओ। ए का इमीडिएट लेफ्ट राइट बनाओ। एच का इमीडिएट लेफ्ट राइट बनाओ। जी का इमीडिएट लेफ्ट राइट बनाओ। आप हर व्यक्ति का इमीडिएट लेफ्ट राइट बनाओ फटाफट से। आप हर व्यक्ति का इमीडिएट लेफ्ट राइट बनाओ जल्दी से। आप हर व्यक्ति का इमीडिएट लेफ्ट राइट बनाओ फटाफट से। जल्दी से बनाओ हर व्यक्ति का इमीडिएट लेफ्ट राइट। देखो कैसे बनाना है आपको, अकॉर्डिंग टू देयर फेस। अकॉर्डिंग टू देयर फेस, जैसे आपको एच का इमीडिएट लेफ्ट राइट बनाना है, तो देखो एच का फेस अंदर है। अगर एच का फेस अंदर है तो अंदर होने के हिसाब से ये एच का इमीडिएट राइट होगा और ये एच का इमीडिएट लेफ्ट होता। अकॉर्डिंग टू फेस, फेस को मान लो बेटा, जैसे ये एच है ना, एरो, एरो बेटा फेस को डिफाइन कर रहा है। एरो फेस को डिफाइन कर रहा है। बेटा ए के सम्मुख ई आएगा। सम्मुख का मतलब जो उसके सामने बैठता है, जो उसके सामने बैठता है, फेसिंग ए ई। ए के सामने, ए और ई को फेस कर रहे हैं, तो ए के सम्मुख ई है, लेकिन बी के सम्मुख एफ नहीं है। बी के विपरीत एफ है, लेकिन बी को कोई भी फेस नहीं करता। नन। हु इज फेसिंग बी? नन। बी के सम्मुख कोई भी नहीं है। चलिए आप हर व्यक्ति का इमीडिएट लेफ्ट राइट बनाओ फटाफट से, जिस तरीके से मैंने बनाया है। और ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लो फटाफट से, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। अगर आपको इन पॉइंट्स का मीनिंग नहीं पता तो फिर सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं, बेसिक से वर्ड्स हैं, जिनका मतलब पहले से पता होना जरूरी है। ठीक है, हाँ जी। जिस तरीके से मैंने एच के लेफ्ट राइट लिखे हैं, आप हर व्यक्ति के लेफ्ट राइट लिखो फटाफट से।
कंप्लीट। हम्म। पता चल गया हर व्यक्ति का लेफ्ट राइट कहाँ होगा। क्यों भाई। अब जैसे आ, ए है। अब देखो ए का फेस अंदर है, तो अंदर है तो मानो ए का फेस अंदर है तो ए के इमीडिएट राइट पे कौन है, एच, और ए के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, बी। अब जैसे बी है, अब बी का फेस बाहर है, अब बी का फेस बाहर है तो बी के इमीडिएटली राइट पे कौन है, सी, और लेफ्ट पे कौन है, ए। सी का फेस बाहर, सी के इमीडिएटली राइट पे डी, लेफ्ट पे बी। तो इसी तरीके से हर पर्सन का आपने लेफ्ट राइट बना लिया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी के भी लेफ्ट राइट में आपको दिक्कत नहीं होगी। डी के इमीडिएटली राइट में ई, लेफ्ट में सी। ई का फेस अंदर है तो बेटा ई के राइट में कौन है, डी। जब ई का फेस अंदर है तो अंदर की तरफ आप अज्यूम करोगे तो ई के राइट में आएगा डी, लेफ्ट में आएगा एफ। एफ का फेस अंदर, एफ के राइट में आएगा ई, और लेफ्ट में आएगा जी। जी का फेस बाहर, जी के राइट में एच, जी के लेफ्ट में कौन है, जी के लेफ्ट में एफ है। ठीक है, हाँ जी। तो हर पर्सन का आपको लेफ्ट राइट समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है लेफ्ट और राइट टर्म को समझना, क्योंकि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट का मतलब होता है बायां और राइट का मतलब होता है दायां। राइट का मतलब होता है दायां। चलिए, ये सारी बातें हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब हम एग्जाम का क्वेश्चन पिक करते हैं, क्योंकि जब तक हम एग्जाम का क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तब तक चीजें अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में सेट नहीं होंगी। तो एग्जाम का क्वेश्चन उठाना बहुत जरूरी है, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में हमारे बन सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है ना। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसके बाद है ना, इसके बाद क्वेश्चन आप लोग बनाओगे। ठीक है, पहले आप अप्रोच समझोगे, क्योंकि पहले हम सीख रहे हैं बेटा क्लोज्ड फॉर्म की अप्रोच, है ना। पहले हम क्लोज्ड फॉर्म की अप्रोच सीख रहे हैं। जब हम क्लोज्ड फॉर्म की, है ना, जब हम क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन कर लेंगे फिर उसके बाद हम ओपन फॉर्म के क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, पहले हम क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन सीख रहे हैं। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 8 एग्जीक्यूटिव्स हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, है ना, फॉर ए मीटिंग। अब एक मीटिंग के लिए बैठे हैं तो सबका फेस सेंटर में होगा। तो देखो क्लोज्ड फॉर्म का पहला स्टेप क्या कहता है कि लोग जहां बैठे हैं उसको बनाओ। सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं सर्कल बनाओ, रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठे हैं रेक्टेंगल बनाओ, पेंटागन के चारों तरफ बैठे हैं पेंटागन बनाओ। तो ये सबसे पहला स्टेप। और जितने भी लोग हैं ना सबको एक साथ बैठा दो। अगर 8 लोग हैं 8 को बैठाओ, और इस तरीके से बैठाओ ताकि एक दूसरे के सामने बैठे। 8 लोगों को इस तरीके से बैठाओ कि एक दूसरे के सामने बैठे, लाइक दिस। अच्छा, अगर ऑड नंबर ऑफ पर्सन है, अगर ऑड नंबर ऑफ पर्सन है तो आप कहीं भी बिठा सकते हो। बेटा लेफ्ट राइट आपको अपने अकॉर्डिंग इमेजिन करना है, खुद को मानकर। जैसे आपका फेस इधर है तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, आप अपने हिसाब से लेफ्ट राइट मानोगे। अब ये सारे लोग एक मीटिंग के लिए बैठे हैं तो डेफिनेटली सबका फेस कहाँ है, सबका फेस केंद्र की ओर है। अगर सब लोग एक मीटिंग के लिए बैठे हैं तो सबका फेस एक केंद्र की ओर है। हमने बैठा दिया भाई, हमने 8 लोगों को बैठा दिया, एक वृत्त के चारों ओर बैठा दिया, सबका फेस केंद्र की ओर है, हमने केंद्र की ओर सबका फेस मान लिया। ठीक है, अब पहला पॉइंट है जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। देखो जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, जे ना पी के दाईं ओर दूसरा है। जे किसके सेकंड राइट पे है, पी के। देखो क्लोज्ड फॉर्म के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन में पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं। यहां पर ये मैटर नहीं करेगा कि ऊपर नीचे दाएं बाएं, हम पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन बाद में हम किसी को अपनी मर्जी से नहीं बैठाएंगे, लेकिन पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से बैठा सकते हैं। तो अगर जे
पी के दाईं ओर दूसरा है, तो हम पी को कहीं भी बैठा देंगे। मान लो हमने पी को यहां बैठा दिया। अब इसके सेकंड राइट पे जे है, इसके सेकंड राइट पे क्या है, इसके सेकंड राइट पे जे है। अब आप मुझे बताओ, अगर पी का फेस अंदर है तो इसका सेकंड राइट किधर होगा? सर पी का फेस अंदर है तो इसका राइट इधर होगा, 1 2। तो जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। आप सभी बच्चे ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है ये हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा। हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? हु वर्ड रिप्रेजेंट करेगा पी को। हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? पी को। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। ये जो पी है ना, पी बेटा ये के दाईं ओर तीसरा है। अब आप मुझे बताओ, अब आप के को अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बैठा सकते। पहला व्यक्ति अपनी मर्जी से कहीं बैठा दो, जो मर्जी। जैसे जे को हमें पी के सेकंड राइट पे बैठाना था, तो हमने पहले पी को बैठाया, फिर उसके सेकंड राइट पे जे को बैठा दिया। हु वर्ड किसके लिए? पी के लिए। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, पी के दाईं ओर तीसरा है। जो कि के दाईं ओर तीसरा है, जो की वर्ड किसके लिए है? जो की वर्ड किसके लिए है? जो की वर्ड है पी के लिए। मतलब पी के दाईं ओर तीसरा है। ये जो पी है ना, पी ये के दाईं ओर तीसरा है। अब आप ये सोच कर देखो, मैं के को कहां बैठाऊं जहां से ये दाईं ओर तीसरा दिखाई दे। सर मैं के को यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि यहां से तो ये बाईं ओर तीसरा दिखाई देगा, तो मुझे के को यहां बैठाना पड़ेगा, तभी तो ये के थर्ड राइट पे आएगा। के दाईं ओर तीसरा, 1 2 3, के का थर्ड राइट 1 2 3। मैं उम्मीद करता हूं ये जो सिंगल स्टेटमेंट है ये आपको समझ आया होगा। देखो पहले व्यक्ति पी को मैंने अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा दिया, है ना, यहां बैठाओ यहां बैठाओ यहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पी के सेकंड राइट पे जे को बैठा दिया, और जो पी है वो खुद के थर्ड राइट पे है, तो के को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा क्योंकि इसके थर्ड राइट पे पी आ गया। ठीक है, पहला पर्सन सब्जेक्ट, दूसरा पर्सन ऑब्जेक्ट। ये ब्लड रिलेशन चैप्टर में चीजें डिस्कस हुई थी। एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। बेटा एम किसके सेकंड लेफ्ट पे है? एम ओ के सेकंड लेफ्ट पे है। एम ओ के बाईं ओर दूसरा है। अब आप ओ को अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बैठा सकते कि जहां मर्जी वहां बैठा दो। सिर्फ पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन सा होगा जो हमें अपनी मर्जी से बैठाना है? देखो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। जे पी के दाईं ओर दूसरा है, तो आप खुद सोचो पहले हम जे को बैठाएं या पी को बैठाएं? जो मर्जी जिसको बैठा दो, लेकिन हमारा स्टेटमेंट परफेक्ट होना चाहिए। जे पी के सेकंड राइट पे था, इसलिए मैंने पी को बैठा दिया, फिर उसके सेकंड राइट पे मैंने जे को बैठा दिया। समझ रहे हो? जैसे रामू श्यामू के दाईं ओर दूसरा है, तो हम पहले श्यामू को बैठा देंगे, उसके दाईं ओर दूसरा रामू को बैठा देंगे। समझे बाबू? हाँ जी। एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम ओ के बाईं ओर दूसरा है, एम ओ के बाईं ओर दूसरा है। अब देखो अगर मैं ओ को कहां कहां बैठा सकता हूं, मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं, बैठा सकते हैं। ओ के बाईं ओर दूसरा एम है, मैं ओ को यहां नहीं बैठा सकता। क्यों? क्योंकि ओ के बाईं ओर दूसरा एम नहीं आ सकता, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम नहीं आ सकता। मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं, मैं ओ को यहां नहीं बैठा सकता, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम नहीं आ सकता। और मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम आ सकता है। तो मैं ओ को कितनी जगह बैठा सकता हूं? मैं ओ को 3 जगह बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं। मैं ओ को कितनी जगह बैठा सकता हूं? 3 जगह बैठा सकता हूं ओ को। ठीक है बाबू, मैं ओ को कितनी जगह बैठा सकता हूं? ओ को मैं 3 जगह बैठा सकता हूं। अब ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम है, अब इसके भी सेकंड लेफ्ट पे एम आ सकता है, इसके भी सेकंड लेफ्ट पे एम आ सकता है, इसके भी सेकंड लेफ्ट पे एम आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन बैंक पीओ का होता तो हो सकता है कि हमें 3 अरेंजमेंट बनानी पड़ती। पहली अरेंजमेंट में ओ को यहां बैठाते, दूसरी में यहां, तीसरी में यहां। अगर ये क्वेश्चन किसका होता बेटा? अगर ये क्वेश्चन, बोलो, अगर ये क्वेश्चन बैंक पीओ का होता तो मुझे 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ जाती, लेकिन बैंक पीओ का नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन है जो ओ की पॉसिबिलिटी को खत्म कर दे। आगे पढ़ो, हु वर्ड किसके लिए है? ओ के लिए। ओ सिट्स बिटवीन पी एंड जे। देखो नेक्स्ट पॉइंट में डिफाइन किया गया है कि जो ओ है वो पी और जे के ठीक बीच में है। पी और जे के ठीक बीच में कौन है? ओ। इसका मतलब बाकी पॉसिबिलिटी ओ की खत्म कर दो, बाकी संभावनाएं ओ की खत्म कर दो, ओ फाइनली यहां आएगा। ओ के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम है। ओ के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? एम। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट बेटा रेड पेन से मैंने बैठाया है, रेड पेन से। दूसरा पॉइंट मैंने ब्लू पॉइंट से बनाया है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर।
एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के और एन। बेटा जो एल है वो के साथ नहीं आएगा। अच्छा एल अगर के साथ नहीं आएगा तो एल को कहां बैठाएंगे? सर एल को यहां बैठाएंगे क्योंकि एल के साथ नहीं आएगा। और जो एल है वो ना तो के साथ आएगा ना ही एन के साथ, एन के साथ भी नहीं आएगा, एन के साथ भी नहीं आएगा। तो एल ना तो के साथ आएगा ना एन के साथ। इसका मतलब ये है मैं एन को यहां नहीं बैठा सकता, मैं एन को यहां बैठाऊंगा क्योंकि जो एल है वो के और एन दोनों से अलग है। और फाइनली जो व्यक्ति बचा, फाइनली जो व्यक्ति बचा उसको यहां बैठा दो और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है बाबू, अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखो सिटिंग अरेंजमेंट में जरूरी नहीं है कि यहाँ पी है, पी यहाँ भी हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन जो आपकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है ना वो सेम होनी चाहिए। आपकी क्लॉक और एंटी क्लॉक अरेंजमेंट वो सेम होनी चाहिए। जैसे जो पी है वो यहाँ भी हो सकता था, तो पी एम एन के क्यू एल और जे ओ, तो ये दोनों ही अरेंजमेंट बेटा एक जैसी हैं। ऐसा नहीं कि दोनों अरेंजमेंट अलग अलग हैं, ये दोनों सेम हैं। पी की पोजीशन कहाँ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये जो क्लॉकवाइज में लोग कैसे बैठे हैं ये अरेंजमेंट हमारी फिक्स होनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज अपोजिट टू क्यू, क्यू के विपरीत कौन है? तो भाइयों क्यू के विपरीत कौन है? क्यू के विपरीत पी है। हु इज अपोजिट टू क्यू, क्यू के विपरीत पी है, क्यू के विपरीत पी है। आपसे आपके हाथ पे क्या लिखा है प्लीज बता दो। बेटा ये लिखा हुआ है माँ पापा, माँ पापा। हाँ जी, हु इज अपोजिट टू क्यू, पी, पी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? जे के बाईं ओर दूसरा कौन है ये बताओ, जे के बाईं ओर दूसरा। तो बेटा जे यहां बैठा है, जे के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? जे के सेकंड लेफ्ट पे है पी। जे के बाईं ओर दूसरा कौन है? जे के बाईं ओर दूसरा है पी, पी इज द राइट आंसर। हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में कौन है? हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में कौन है? के और एम के बीच में कौन है? के और एम के बीच में एन है। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ के दाईं ओर दूसरा कौन है? के दाईं ओर दूसरा कौन है? के दाईं ओर दूसरा, के दाईं ओर दूसरा एम है। हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन, एन के इमीडिएट नेबर्स कौन है? हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन, के एंड एम, हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम, के एंड एम, के एंड एम। ठीक है बाबू, तो बेटा स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सिटिंग अरेंजमेंट आपने जिंदगी में कभी सॉल्व नहीं किया होगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। स्टार्टिंग में सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने की स्पीड हमारी बहुत स्लो रहेगी, और आप बिल्कुल भी परेशान मत होना स्पीड को लेकर, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल भी परेशान मत होना। सिटिंग अरेंजमेंट में हमें पहले कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे नंबर सिस्टम चैप्टर है, जैसे नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, उन चैप्टर्स में क्या है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। हमें कम क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे, फिर जाके हमारी स्पीड इंप्रूव होगी। तो सिटिंग अरेंजमेंट में अगर आपको स्पीड बेहतर बनानी है तो आप एक ही सिंगल क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार सॉल्व करो, दो दो तीन तीन बार। पता है क्यों? क्योंकि अभी तो आपको ना इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट नहीं है, समझ रहे हो, अभी तो आपको इतना बड़े क्वेश्चन पढ़ने की आदत भी नहीं है। अभी तो आप ये जो लाइनें पढ़ोगे ना तो पढ़कर भूल जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि कहना क्या चाह रहा है। आपको अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी हैबिट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी आदत बनती जाएगी, फिर आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे, फिर हमारी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। तो अभी शुरुआत में आप सिटिंग अरेंजमेंट की स्पीड को लेकर बिल्कुल परेशान मत होना, वो आपकी स्पीड बहुत स्लो रहेगी, ठीक है। बट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए सही, आपकी अरेंजमेंट सही बननी चाहिए, स्पीड की चिंता ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, हाँ जी, हम पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से बैठाएंगे, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते। फिर जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सारी पॉसिबिलिटीज हमें अलग अलग बनानी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं बनाने के लिए, एक छोटी सी कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए इस क्वेश्चन में।
चलो, सर आप क्वेश्चन को इतना सरल तरीके से कैसे बना देते हैं भैया? प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बना दोगे। हाँ जी, तो करना क्या है हमें? देखो, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये लोग जहां बैठे हैं वहां बना दो। 8 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। तो पहला स्टेप यही कहता है कि लोग जहां बैठे हैं वो बनाओ, और जितने लोग हैं सबको एक साथ बैठाओ। अब क्योंकि सबका फेस सेंटर की तरफ है, तो सबका मुख हमने केंद्र की ओर मान लिया। ये सबसे पहला स्टेप है क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, हाँ जी।
अब आप पहला पॉइंट पढ़ो। ए एच के दाएं को चौथा बैठा है। ए किसके दाएं चौथा है बेटा? एच के। तो सबसे पहले हम एच को बैठाएंगे और एच के दाएं चौथा हम किसको बैठा लेंगे? एच के दाएं चौथा हम ए को बैठा लेंगे। ठीक है, एच को हम कहीं भी बैठा सकते हैं और एच के दाएं चौथा हम ए को बैठा देंगे। देखो क्लोज फॉर्म के सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का ट्रिक है, सबसे पहले लोग जहां बैठे हैं वो बनाओ, जितने लोग हैं सबको एक साथ बैठा दो, फिर पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से बैठा दिया एच को कहीं भी, और इसके दाईं ओर चौथा हमने ए बैठा दिया। ये और वर्ड किसके लिए है बेटा? और वर्ड ए के लिए है। ए एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। ये जो ए है ना, ये जो ए है ये एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ के बाएं। तो एफ को मैं कहां बैठाऊं? जहां से ये बाईं ओर दूसरा दिखाई दे। सर एफ को आप यहां बैठाओ तभी तो ये एफ के बाईं ओर दूसरा दिखाई देगा, है ना? तभी तो ये एफ के बाईं ओर दूसरा दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। अब देखो सी जो है वो ना तो एफ का पड़ोसी है ना ही बी का। सी ना तो एफ का पड़ोसी है ना ही बी का, तो सी को बैठाने की तीन संभावनाएं हैं। अब अगर ये क्वेश्चन बैंक पीओ मेंस का होता तो हम सी को तीनों जगह बैठा देते एक एक करके। अब ये बैंक पीओ मेंस का क्वेश्चन तो है नहीं, इसका मतलब कोई और पॉइंट पढ़ो, हो सकता है वो सी के बैठने की संभावना को खत्म करे। डी डी सी के दाईं ओर तीसरा है। अब देखो सी के दाईं ओर तीसरा डी है, अगर मान लो सी यहां पर है तो सी के दाईं ओर तीसरा कभी भी डी नहीं आ सकता, सी के थर्ड राइट पे कभी भी डी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये संभावना गलत। अगर सी यहां पर है तो सी का थर्ड राइट 1 2 3 यहां पे कभी भी डी नहीं आ सकता। सी के दाईं ओर तीसरा कभी भी डी नहीं आ सकता, दो संभावना गलत। तो बेटा सी के बैठने की तीन संभावनाएं थी, हमें तीन अरेंजमेंट बनानी पड़ती, लेकिन अगला पॉइंट जब हमने पढ़ा उसने संभावनाओं को खत्म कर दिया और सी सिर्फ एक ही जगह आ गया। अच्छा, सी ना तो कभी एफ के बगल में था ना ही कभी बी के बगल में, सी बी के बगल में भी नहीं है तो बी आ जाएगा यहां। नेक्स्ट, एच कभी जी के बगल के नहीं है, एच और जी कभी एक साथ नहीं बैठे। अगर एच और जी कभी एक साथ नहीं बैठे तो जी आ जाएगा यहां और बचा कौन? ई। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। भाई अगर आपको चेक करना है आपकी अरेंजमेंट सही है तो आप एक काम करो, आप एच से शुरू करो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू करो। क्लॉकवाइज, एच से क्लॉकवाइज, एच बी एफ डी ए जी सी ई। अगर आपकी ये अरेंजमेंट बन चुकी है, अगर आप एच से स्टार्ट करते हो और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो तो आपकी अरेंजमेंट बननी चाहिए एच बी एफ डी ए जी सी ई। ये अरेंजमेंट आपकी बननी चाहिए एच से क्लॉकवाइज। अगर आपकी ये अरेंजमेंट बनी है, एक भाई साहब कह रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बैंक पीओ का है या नहीं? प्रभु आप धन्य हो, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, कि सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, कि सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, कि बैंक पीओ का एग्जाम दे रहे हो। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको पहले से पता होगा ना कि आप किस क्या एग्जाम देने आए हो। बस अगर आप बैंक पीओ का एग्जाम देने नहीं आए हो तो बिल्कुल इस मेथड से सॉल्व करोगे हर क्वेश्चन को। बैंक पीओ का एग्जाम देने आए हो तो आपको पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी, समझ रहे हो? हाँ जी। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी? बताओ बी और डी के बीच में कौन है? सर बी और डी के बीच में पक्का एफ बैठेगा। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी? एफ। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ? एफ के दाईं ओर तीसरा कौन है? एफ के दाईं ओर तीसरा, एफ का थर्ड राइट 1 2 3। भैया एफ का फेस अंदर, एफ का राइट 1 2 3। एफ के थर्ड राइट पे कौन है? ई है। हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी? डी के इमीडिएट नेबर्स कौन है? हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी? डी के इमीडिएट नेबर्स कौन है? ए एंड एफ। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी? ए एंड एफ। हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी? ए एंड एफ। हु इज अपोजिट टू जी? हु इज अपोजिट टू जी? जी के विपरीत कौन है? जी के विपरीत कौन है? जी के विपरीत बेटा बी है। अच्छा, नेक्स्ट, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्मों में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाईं ओर बैठता है? मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाईं ओर हो, दूसरे व्यक्ति के ठीक इमीडिएटली राइट में हो, पहला व्यक्ति दूसरे के ठीक इमीडिएटली राइट में हो, तो क्या
बी एच के राइट में है सर, एच के इमीडिएट राइट में ई है, एच के इमीडिएट राइट में बी है, एच के इमीडिएट राइट में ई है ना कि बी। तो एच के इमीडिएट राइट में पहला व्यक्ति जो है दूसरे के राइट में होना चाहिए, है ना। जो ए है वो एफ के राइट में होना चाहिए, एफ के राइट, सर एफ के राइट पे बी है, एफ के राइट पे बी है। जो ई है वो एच के राइट में होना चाहिए, एच के राइट में ई है। बिल्कुल सही जवाब, एच के राइट में ई है। ठीक है, चलिए। अब देखो, जिंदगी में अगर आपसे कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था और ना ही आप अपनी पूरी लाइफ में कोई सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बना पाए थे, तो बेटा मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जो मेथड मैंने बताया है, अगर आप बिल्कुल उसी को आप फॉलो करो तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ये क्वेश्चन हर बच्चा सॉल्व करेगा, और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन हर बच्चा सॉल्व करे। ठीक है, चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। ऋषभ ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। बेटा अमन, थोड़ी सी मिस्टेक आपसे हुई है। ऋषभ ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। अरेंजमेंट उन्होंने जो बनाई है पूरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बता रहे हैं, ऋषभ का आंसर एकदम परफेक्ट है, नवीन का आंसर भी एकदम परफेक्ट है। मुझे बेटा क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बता दो किसी से भी शुरू करते हुए। पहले स्थान पे ऋषभ है, दूसरे स्थान पे नवीन है, तीसरे स्थान पर प्रियंका है, थर्ड स्थान पे प्रियंका है, जिन्होंने इस अरेंजमेंट को एकदम कंफर्म एकदम सही बनाया है। मुझे क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बता दो तो फिर मैं बता दूंगा आपकी अरेंजमेंट सही है कि गलत है। बेटा पॉसिबिलिटी तक अटेंड कर लो एसएससी के लिए सिलॉक्स। हालांकि पॉसिबिलिटी की भी उम्मीद कम होती है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी को तो सीख लो तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। धीरज है अगले स्थान पर, धीरज ने आंसर एकदम सही दिया है। धीरज के बाद दा, एक दा है, दा, इनका नाम सिर्फ दा है। ठीक है, इन्होंने भी आंसर एकदम परफेक्ट दिया है। और अब तो बहुत सारे बच्चे आ गए भाई, नितिन, अभिषेक, साक्षी, योगेश, पंकज, रूपेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश।
हाँ जी। हाँ जी। चलिए शाम, अब जरा आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है। हाँ। देखो, MNPRTWFNH केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं एक वृत्त के चारों ओर। ठीक है, 8 व्यक्ति एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, सबका फेस केंद्र की ओर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है हमारा कि आठों को बैठाओ और सबका फेस केंद्र की ओर है। सबका फेस केंद्र की ओर कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। लाइक दिस। अब पीएम के बाईं ओर तीसरा है, पीएम के बाईं ओर तीसरा है, पी इज, है ना। पहला पॉइंट क्या है, पी एम के बाईं ओर तीसरा है। पहले हम एम को बैठाएंगे, जहां मर्जी वहां बैठा लो। और एम के बाईं ओर तीसरा, एम का थर्ड लेफ्ट, एम का लेफ्ट, 1 2 3। एम के बाईं ओर तीसरा कौन है, पी। और वर्ड किसके लिए है, और वर्ड है पी के लिए, पहले व्यक्ति पी के लिए। पी टी के दाएं दूसरा है। ये जो पी है ना, ये किसके दाएं दूसरा है, टी के। तो टी को मैं कहां बैठाऊं, जहां से ये दाएं दूसरा दिखाई दे सर, टी को यहां बैठाओ। टी के दाएं दूसरा कौन है, पी। टी के दाएं, और टी के दाएं दूसरा है, यानी कि जो पी है, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। पहले तो आप फर्स्ट पॉइंट को देखो। सिटिंग अरेंजमेंट में अगर आप एक भी पॉइंट को गलत समझ बैठे, या एक भी पॉइंट आपने गलत पढ़ लिया, तो पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हर पॉइंट को बहुत केयरफुली आपको रीड करना है। एन पी के दाईं ओर दूसरा है, पी के सेकंड राइट पे कौन है, एन। पी का सेकंड राइट, पी के दाईं ओर दूसरा कौन है, एन। पी के सेकंड राइट पे कौन है, एन। आर डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरा है, जो की वर्ड किसके लिए है, डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू एम के दाईं ओर दूसरा है। देखो, जो की वर्ड डब्ल्यू के लिए है, डब्ल्यू किसके दाईं ओर दूसरा है, एम के। तो एम के दाईं ओर दूसरा, एम के सेकंड राइट पे, एम के सेकंड राइट पे मैं किसको बैठा दूंगा, डब्ल्यू को। एम के सेकंड राइट पे किसको बैठा दूंगा, डब्ल्यू को। आर डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरा है, जो कि मतलब एम, डब्ल्यू डब्ल्यू एम के दाईं ओर दूसरा है। और आर डब्ल्यू के दाईं ओर, डब्ल्यू के सेकंड राइट पे कौन है, डब्ल्यू के सेकंड राइट पे आर है। डब्ल्यू के सेकंड राइट पे कौन है, आर। एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ जो है पी के साथ नहीं आएगा, तो एफ को मैं यहां बैठा दूंगा। एफ पी के साथ नहीं आएगा, तो एफ को यहां बैठा दूंगा। तो बचा कौन, एच। और ये अरेंजमेंट हो गई हमारी कंप्लीट। अब इस अरेंजमेंट से जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, हम उस क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से दे सकते हैं। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एच के इमीडिएट नेबर कौन है, पी एंड एन। आंसर अब आप सारे दे दोगे, कोई क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा। इसी बात पर बेटा एक काम करो, एक अरेंजमेंट और बनाओ। ठीक है। हाँ जी, ये वाली।
जो कि वर्ड होता है ना, जो कि हु, ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जो एंड वर्ड होता है, वाइल, ये सब्जेक्ट। ये सब ब्लड रिलेशन चैप्टर हमने पढ़ा था, तो ये सारी चीजें मैंने ब्लड रिलेशन चैप्टर में आपको बताई तो थी, फिर भी आप कंफ्यूज हो। हाँ। ये सब कुछ हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर में डिफाइन किया था। हाँ जी। देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। समझ में आई? हाँ जी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या कहता है? सबसे पहला स्टेप कहता है कि हम सर्कल बनाएंगे, जितने लोग हैं सबको वृत्त के चारों ओर बैठा देंगे। जितने भी लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 को वृत्त के चारों ओर बैठा दो। और सबका मुख कहाँ है? सबका मुख केंद्र की ओर है, तो भैया सबका मुख हमने केंद्र की ओर बना दिया। सबका मुख हमने कहाँ बना दिया? सबका मुख हमने केंद्र की ओर बना दिया। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। तो ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट है, तो ई और जी को एक दूसरे के निकट बैठा दो। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है। जरूरी थोड़ी है कि जो जी है वो ई के राइट पे आएगा। बेटा, जी ई के लेफ्ट पे भी तो आ सकता है। तो इसका मतलब ये है, ये जो पहला पॉइंट है ये हमें पॉसिबिलिटी दे रहा है। अगर पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे। तो दो दो अरेंजमेंट बनाने की जरूरत क्या है? तो हम इस पॉइंट का यूज बाद में भी तो कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम ऐसे हिंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। भाई, जरूरी थोड़ी है कि जो पहला पॉइंट आप पढ़ोगे वहीं से क्वेश्चन शुरू की जाए। जरूरी थोड़ी है कि जो पहला पॉइंट आप पढ़ोगे वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत हो। हम अगले पॉइंट से क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं, है ना। डी सी के दाईं ओर तीसरा है, डी सी के थर्ड राइट पर है, तो पहले हम सी को बैठाएंगे। डी सी के थर्ड राइट पर है, पहले हम सी को बैठाएंगे। सी को पूरे अरेंजमेंट में हम कहीं भी बैठा सकते हैं। और सी के थर्ड राइट पे डी, इसका थर्ड राइट 1 2 3, है ना। डी सी के दाईं ओर तीसरा है, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी को सी के थर्ड राइट पे बैठाया। एफ एच के बाईं ओर दूसरा है, एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ सकता। एच को मैं यहां बैठा सकता हूं, यहां बैठा सकता हूं, यहां बैठा सकता हूं। एच को यहां नहीं बैठा सकता, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ सकता। एच को मैं यहां बैठा सकता हूं। तो बेटा, एच को मैं कितनी जगह बैठा सकता हूं? एच को मैं 1 2 3 4 जगह बैठा सकता हूं। और एच के बाईं ओर दूसरा एफ आ जाएगा। बेटा, एच के बाईं ओर दूसरा एफ, एच के बाईं ओर दूसरा एफ, एच के बाईं ओर दूसरा एफ, एच के बाईं ओर दूसरा एफ। हर जगह एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ आ सकता है। तो अब मैं एच को 4 जगह तो बैठाऊंगा नहीं भाई, 4 सर्कल तो नहीं बनाऊंगा मैं एच को 4 जगह बिठाकर। कोई और पॉइंट है जो एच से रिलेटेड है ताकि एच की बैठने की संभावना खत्म हो सके? सर, एक और पॉइंट है, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच ना तो डी के साथ है ना ही सी के साथ है। इसका मतलब डी के साथ एच नहीं है और सी के साथ भी एच नहीं है।
ना तो डी के साथ है ना ही सी के साथ है। इसका मतलब और संभावनाएं हमारी खत्म हो गई। एच डी और सी के साथ नहीं है, इसका मतलब एच यहां भी नहीं आ सकता, एच यहां भी नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर जो एच है सिर्फ एक ही जगह आ सकता है, यहां। इसके अलावा जो एच है वो कहीं और नहीं आ सकता। इसके अलावा एच कहीं और नहीं आ सकता। ठीक है। हाँ जी। सी कभी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। सी कभी ए के, अच्छा एक बात बताओ, एच को बैठाने के बाद एच एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ भी तो बैठाओ। एच के बाईं ओर दूसरा एफ है, एच के बाईं ओर दूसरा एफ है, तो एच के बाईं ओर दूसरा एफ भी तो बैठाओ। एच के बाईं ओर दूसरा एफ, तो एच के बाईं ओर दूसरा एफ आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ई और जी दोनों व्यक्तियों को हमें एक साथ बैठाना था, तो ये दोनों व्यक्ति एक साथ सिर्फ यहीं आ सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकते। अब हम ये डिसाइड कैसे करें कि सी, ई और जी में से जी को मैं ऊपर बैठाऊं या जी को मैं नीचे बैठाऊं, कैसे पता चलेगा? डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है, डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है, डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है, इसका मतलब जी नीचे ऊपर। और एच, सी कभी ए के अगले स्थान पर नहीं है, सी कभी ए के अगले स्थान पर नहीं है, इसका मतलब ए ऊपर। और बचा कौन? बी। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है। क्लास नहीं चल रहा, फालतू बकवास मत कर, आधे घंटे से बोले यार क्लास नहीं चल रहा, बाकी सबकी क्लास चली है, तेरी स्पेशल क्लास नहीं चल रही है, गधा कहीं का। हाँ जी। तो ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। ठीक है बाबू। हाँ, एच ए एफ डी ई जी सी बी। अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इस अरेंजमेंट से रिलेटेड। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी? ये बताओ डी के तुरंत दाईं ओर कौन है? डी के तुरंत दाईं ओर कौन है? डी के तुरंत दाईं ओर एफ है। ठीक है। जी के संदर्भ में, जी के संदर्भ में डी का स्थान क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू जी? जी के संदर्भ में डी का स्थान क्या है? सेकंड टू द राइट। और 1 2 3 4 5 6, सेकंड टू द राइट एंड 6 टू द लेफ्ट। तो जी के सेकंड राइट और 6 लेफ्ट, तो 6 टू द लेफ्ट एंड सेकंड टू द राइट। हु इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ ए? ए के फोर्थ लेफ्ट में कौन है? 1 2 3 4। ए के फोर्थ लेफ्ट में कौन है? ए के फोर्थ लेफ्ट में जी। इफ सी एंड एच, if C and H are interchange their places, who will be second to the left of E? E के सेकंड लेफ्ट में कौन है? देखो E के सेकंड लेफ्ट में कौन है? E के सेकंड लेफ्ट में C है। E के सेकंड लेफ्ट में C है, लेकिन C और H ने अपना स्थान बदल लिया, तो E के सेकंड लेफ्ट पे कौन हो जाएगा? E के सेकंड लेफ्ट पे C की जगह कौन आ जाएगा? H आ जाएगा। Who are the immediate neighbors of G? G के immediate neighbor कौन है? C and E. Who are the immediate neighbors of G, C and E? है ना? चलिए साहब, तो कुल मिलाकर सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर आज हमने शुरू किया, और बिल्कुल बेसिक बेसिक हमने क्वेश्चंस किए, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। धीरे धीरे हम सीटिंग अरेंजमेंट को पीओ मेंस लेवल तक पहुंचा देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। सीटिंग अरेंजमेंट की अप्रोच क्या है कि हमें एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है, मल्टीपल क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमसे, अब इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे, इसी को तिबारा सॉल्व करोगे, ताकि क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट हमें आ जाए। हम क्वेश्चन को वन टाइम रीडिंग में पढ़ना और समझना सीख लें। ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो अब भैया हमारी मुलाकात होगी सीधा आपसे मंडे को। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप आज कलर पेज पे नहीं पढ़ाए, आज वीकेंड था। कलर पेज बेटा पीडीएफ है ना, पीडीएफ का पेज पहले से वाइट था। ठीक है। चलिए, गुड बाय, लव यू ऑल।